बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉजिस्टिक को हम देख रहे थे लास्ट वीडियो में, तो उसमें कुछ पॉइंट को छोड़ दिया था जिनमें डिमांड प्लानिंग है, फ्लीट मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज है। और एक साहब ने क्वेश्चन भी किया है कि इनबाउंड आउटबाउंड, ये आपने कोई 15-20 दफ़ा पिछली वीडियो में कहा इनबाउंड आउटबाउंड इनबाउंड आउटबाउंड, तो ये क्या है। तो मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि जो टॉपिक होता है, जो हेडिंग है उस लेक्चर की, उसको ज़हन में रखा करें। हम देख रहे हैं लॉजिस्टिक्स को कि लॉजिस्टिक्स क्या होती हैं। तो इनबाउंड से मुराद है इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड से मुराद है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, अगर मैंने ज़्यादा इनबाउंड आउटबाउंड कहा है तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होती है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या होती है। और लॉजिस्टिक क्या होती है, लॉजिस्टिक वेयर हाउस मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम है। मतलब पाकिस्तान में इसको स्टोर की जॉब समझा जाता है, वेयर हाउस की जॉब समझा जाता है, लेकिन बेसिकली ये जो स्टोर की पूरी जॉब होती है, वेयर हाउस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सारा लॉजिस्टिक कहलाता है। जब भी आप कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे और वहाँ पे किसी इंटरनेशनल मार्केट में जॉब करेंगे, इवन आर्मी में भी, जैसे बताया था पिछली वीडियो में कि आर्मी में भी लॉजिस्टिक्स का कंसेप्ट है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आती है, वेयर हाउस मैनेजमेंट भी आती है, इन्वेंट्री मैनेज भी आती है, प्लानिंग भी आती है, उसकी सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, हर चीज़ जो इन्वेंट्री के रिलेटेड है। हाँ, वो इन्वेंट्री मूव कर रही है, किसी जगह पे पड़ी है, दोनों सूरतों में इन्वेंट्री के लिए वो फिनिश गुड की है, वो रॉ मटेरियल की है, जितनी भी एक्टिविटी की जाती है, उनकी रिसीविंग है, उनकी डिलीवरी के लिए लोडिंग, अनलोडिंग, सप्लाई, हर चीज़ जो है वो उसको आप पूरे को लॉजिस्टिक्स कहेंगे। और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स से ही निकल के आगे एडवांस शक्ल में चला गया। मतलब जब प्रोक्योरमेंट वालों ने अपनी कॉस्ट सेविंग वाली साइड पे कॉस्ट सेविंग शुरू कर दी, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था किसी भी कंपनी के लिए, वो ये था कि हमने प्रोक्योरमेंट से अगर हम इतना बेनिफिट ले रहे हैं तो और हमारा ख़र्चा किधर हो रहा है, तो उसमें फिर लॉजिस्टिक्स आती है। लॉजिस्टिक में सबसे बड़ी चीज़ इन्वेंट्री को मैनेज करना होता है। आप इन्वेंट्री को मैनेज करके अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, अपना जो आपके जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है किसी कंपनी की, उसको रिड्यूस कर सकते हैं या मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री आप स्टोर करेंगे उतनी आपका उसके ऊपर अमाउंट ख़र्च हो रही होगी। तो वो अमाउंट जो कंपनी खर्च कर रही है, इन्वेंट्री को रिड्यूस करके उसको कम किया जा सकता है। इसी तरह से फिर ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक का ऐसा है। तो ट्रांसपोर्टेशन में आप जैसे इन कोड टर्म में बताया था कि डिफरेंट टर्म्स हैं जो फ्रेट फॉरवर्डिंग के लिए यूज़ होती हैं। तो उन टर्म्स के ऊपर आप काम करते हुए उनमें कॉस्ट को सेव कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो मकसद कहने का ये कि लॉजिस्टिक जो है पूरा वेयर हाउस मैनेजमेंट का सिस्टम है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होती है और सब चीज़ें जो भी इन्वेंट्री के रिलेटेड हैं, इन्वेंट्री का रॉ मटेरियल की है या फिनिश गुड की है। तो जब हम कहते हैं कि जी लॉजिस्टिक जो है वो पूरे वेयर हाउस मैनेजमेंट का सिस्टम है, कि जो लोग स्टोर की जॉब कर रहे हैं वो समझ सकते हैं कि उनको जो जो कुछ भी एक्टिविटी करनी पड़ती है वो सब लॉजिस्टिक कहलाती हैं। तो अब लॉजिस्टिक दो किस्म की होती है, एक इनबाउंड लॉजिस्टिक होती है, एक आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होती है। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या आएगा कि आपके जो रॉ मटेरियल के सप्लायर हैं, उनसे जब सप्लायर की तरफ, यानी कि जो उनसे ख़रीद रहे हैं उनकी तरफ चीज़ें मूव करेंगी, वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होगा। और सप्लायर से मैन्युफैक्चरर की तरफ जो चीज़ें मूव करेंगी, ख़ास वो स्टोर हो रही हों, उनके स्टोरों में पड़ी हों, ट्रांजिट में हो, ट्रांसपोर्टेशन हो रही हो, या जो भी टोटल एक्टिविटीज़ पीछे गिनाई हैं, वो सब जब यहाँ से यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी तो इसको आउटबाउंड लॉजिस्टिक कहेंगे। फिर मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स बन के आगे निकल रही हैं तो इसको इनबाउंड लॉजिस्टिक कहेंगे। जैसे प्लांट से निकल के तो आपके वेयर हाउस में चलेगी, जो फिनिश गुड का वेयर हाउस है, तो इनको जब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग से आगे
आपकी फिनिश गुड स्टोर में जाएंगे तो इसको इनबाउंड लॉजिस्टिक कहेंगे कि इनबाउंड मूवमेंट हो रही है लॉजिस्टिक की, खा वो स्टोर हो रही हो, खा वो ट्रांसपोर्ट हो रही हो इन हाउस, एक ही फैक्ट्री में एक जगह से दूसरी जगह उनकी लोडिंग अनलोडिंग हो रही हो, उनकी सिक्योरिटी इंश्योरेंस सब चीज़ें जो पीछे गिनाई हैं वो जब यहाँ से यहाँ पे होंगी तो इसको इनबाउंड लॉजिस्टिक कहेंगे। फिर प्रोडक्ट से इन्वेंट्री में जब जाएंगे तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक है, इन्वेंट्री से डिस्ट्रीब्यूशन को तो इनबाउंड लॉजिस्टिक है। तो इस तरह से आप जो पिछली वीडियो में इसको पूरा डिटेल से डिस्कस किया था तो मैं टाइम बचाता हूँ। तो ये सारी इनबाउंड लॉजिस्टिक वाली साइड है, ये सारी आउटबाउंड लॉजिस्टिक वाली साइड है। और लॉजिस्टिक क्या होता है? लॉजिस्टिक वेयर हाउस मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम, चूँकि पाकिस्तान में इसको वेयर हाउस मैनेजमेंट या स्टोर मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। तो बस ये ज़हन में रखें कि जिस जगह भी बुक में लॉजिस्टिक लिखा हुआ है तो इससे मुराद है वेयर हाउस मैनेजमेंट, लेकिन इसको बेसिकली लॉजिस्टिक ही कहा जाता है। अच्छा, इसमें लॉजिस्टिक को आप किस तरह से इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं? तो इसमें नंबर 1 है डिमांड प्लानिंग। डिमांड प्लानिंग इज़ अबाउट नोइंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हेन, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। जब आपको ये पता हो कि हमें क्या चीज़ें चाहिए और किस वक्त चाहिए तो ये डिमांड प्लानिंग है। डिमांड प्लानिंग उस वक्त स्टार्ट होती है जब सेल वालों को कोई ऑर्डर आते हैं। जैसे ही सेल को कोई ऑर्डर आएगा, से कि उनको 1000 कार्टन चाहिए किसी सॉफ्ट ड्रिंक का, तो 1 कार्टन में कितनी बोतलें हैं, 1000 कार्टन में टोटल बोतलें कितनी आएंगी। तो जैसे ही ऑर्डर रिसीव होगा वो ऑर्डर स्टोर वालों को, चूँकि कंप्यूटराइज सिस्टम चल रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप के चल रहे होते हैं कंपनियों में, तो जो भी सिस्टम उनका चल रहा है तो वो जैसे ही सेल वाले ऑर्डर इंटर करेंगे तो वो स्टोर को भी चला जाएगा, प्रोडक्शन को भी चला जाएगा, प्रोक्योरमेंट को भी चला जाएगा, सप्लाई चेन वालों को भी चला जाएगा। तो जितने भी रिलेटेड डिपार्टमेंट होंगे जिन्होंने उस ऑर्डर के ऊपर वर्किंग करनी है, उन सब को वो चीज़ें, वो ऑर्डर जो है उनके कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि एक ऑर्डर आया। अब इस ऑर्डर के ऊपर स्टोर वाले देखेंगे, यानी डिमांड प्लानिंग करेंगे कि हमें इस जो 1000 कॉटन चाहिए, इसमें कॉटन कितने लगेंगे, यानी आउटर कॉटन जो, अगर वो कोई श्रिंक रैप है तो वो कितना है, अगर वो गत्ते का डब्बा है तो वो कितना लगेगा, या कोई और पैकिंग है तो वो कितनी लगेगी, बोतलें कितनी इसमें यूज़ होंगी, कैप कितनी यूज़ होंगे, जो सिरप इसमें ऐड होना है, बोतलों में जाना है, वो उसकी कितनी क्वांटिटी है, उसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए, शुगर चाहिए, कुछ कलर चाहिए, कुछ फ्लेवर चाहिए। तो ये सब चीज़ें उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर आपको कैलकुलेट कर देगा कि इतनी इतनी चीज़ें हमें इस ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए चाहिए। अब जैसे ये पता चलेगा कि इतनी चीज़ें चाहिए, साथ ही ये भी आपको मैनुअली स्टोर हैंडल कर रहे हैं तो तब भी आप लेजर में देख सकते हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं तो कंप्यूटर आपको बता देगा कि हमारा जो करंट स्टॉक है इन चीज़ों के लिए वो इतनी इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं। कोई चीज़ कम हो सकती है, कोई ज़्यादा हो सकती है, तो जो भी आपका स्टॉक अवेलेबल है वो भी आपको शो हो जाएगा कि ये स्टॉक अवेलेबल है, इतनी रिक्वायरमेंट है, और अगर कोई चीज़ कम है तो वो इतनी कम है और इतनी हमें और प्रोक्योर करनी है। अब जो आपको प्रोक्योर करनी है वो चीज़ें जो कम है, कुछ चीज़ें स्टोर में पड़ी हैं, कुछ आपको प्रोक्योर करनी, तो जो प्रोक्योर करनी है उसकी एक रिक्विजिशन बन के, यानी कि डिमांड बन के प्रोक्योरमेंट को आ जाएगी कि जी ये चीज़ें कम हैं। तो इस तरह की जो प्लानिंग होती है ये डिमांड प्लानिंग है कि जब आप को पीछे से ऑर्डर कितने आ रहे हैं, उस ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए आपको कितनी प्रोडक्शन चाहिए और उस प्रोडक्शन को करने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए। अच्छा, डिमांड प्लानिंग आपकी जो एक्सपेक्टेड फोरकास्ट होती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 100 व्हीकल दैट हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फैक्ट्री टू 10 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अराउंड द कंट्री बिफोर द 30th ऑफ मंथ। जब आपको ऑर्डर आएगा तो उसमें ये भी लिखा होगा, जैसे इस एग्जांपल में बताया कि आपको 100 व्हीकल चाहिए, 100 गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होंगी और 10 मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर जो मुल्क के डिफरेंट सिटीज़ में अवेलेबल हैं उनको
डिस्पैच हो जाएंगी। तो अब ये जो 100 गाड़ियाँ 10 डिफरेंट लोगों को भिजवानी है, उसके साथ टाइम भी लिखा हुआ कि बिफोर मंथ एंड से पहले चली जाएँ, ताकि उनको नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होते ही उनके स्टॉक में वो गाड़ियाँ अवेलेबल हों। तो अब ये आपकी डिमांड प्लानिंग है कि आपके पास कितने मटेरियल कम हैं, वो कब आएंगे, उसका लीड टाइम क्या है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर तो नहीं होनी या रेडी अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें अब आपको देखनी पड़ेगी, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो क्या टाइमली मिल जाएंगी। अगर टाइमली मिल जाएंगी तो फिर आप उनसे लेंगे, अगर अदरवाइज़ आप उसका कोई सेफ्टी स्टॉक अपने पास रखेंगे। ऐसी क्रिटिकल चीज़ें जो आपकी प्रोडक्शन के रिलेटेड होती हैं, उनका हमेशा बैकअप पे कुछ स्टॉक अवेलेबल होता है कि जैसे 100 गाड़ियों का ऑर्डर किसी वक्त भी आ सकता है, तो 100 गाड़ियों का स्टॉक अवेलेबल होगा। लेकिन अगर नहीं अवेलेबल तो फिर आप उसको रेडी अवेलेबल करवाएंगे थ्रू अपने सप्लायर या वेंडर जो भी अवेलेबल है। और उसके बाद विद इन टाइम वो जो लिमिट दी हुई है कि बिफोर एंड ऑफ दिस मंथ ये गाड़ियाँ वहाँ पे डिलीवर होनी चाहिए। तो अब आपको ये भी पता है कि किस सिटी का जो डिस्टेंस है, फासला जो है वो कितना है। तो किसी सिटी का हो सकता है 1000 किलोमीटर हो, किसी का 200 किलोमीटर हो। तो अकॉर्डिंगली आपने प्लान करना है कि जो भी है विद इन टाइम लिमिट सब गाड़ियाँ उस डिस्ट्रीब्यूटर को पहुंच जाएंगे। तो जो ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल है, उसको जो पहले बनने वाली गाड़ियाँ वो डिस्पैच कर दें, फिर जो नज़दीक वाले हैं उनको लास्ट में जो बनने वाली हैं वो डिस्पैच कर दें। तो डिमांड प्लानिंग बेसिकली एक बड़ा सब्जेक्ट है। ये जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं कि डिमांड प्लानिंग से मतलब कि आपकी डिमांड कितनी है, पीछे से ऑर्डर कितने आ रहे हैं, और आपने इसको फुलफिल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से पूरी करनी है, और इसको डिमांड प्लानिंग कहेंगे। लेकिन ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और इसकी सेपरेट स्टडी होनी चाहिए जो कि आगे आ जाएगी, तो उसको फिर देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि लॉजिस्टिक को जो है लॉजिस्टिक की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, लॉजिस्टिक को बेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो लॉजिस्टिक यानी कि वेयर हाउस मैनेजमेंट उस वक्त आपकी इफ़ेक्टिव हो सकती है जब आपकी डिमांड प्लानिंग बेहतर हो। मतलब इसका ये है कि अगर आपके पास ऑर्डर आ जाता है और आपके पास उसको आपने एक शॉर्ट टाइम में फुलफ़िल भी करना है, तो आपके पास अगर वेयर हाउस में वो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं हैं तो फिर आप उस ऑर्डर को फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो ये जो आपकी एक्सपेक्टेड ऑर्डर होते हैं कि इस मंथ में इतने ऑर्डर आ सकते हैं, या आगे कोई त्यौहार आ रहा है, ईद आ रही है, या कोई और जहाँ पर डिमांड बढ़ सकती है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो इस तरह की जो फोरकास्ट होती है उसको डिमांड प्लानिंग कहते हैं कि आप अपनी प्लानिंग को पहले से रखें कि ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर हो सकते हैं, और उसके हिसाब से हमें आगे प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फ्लीट मैनेजमेंट। फ्लीट मैनेजमेंट गाड़ियों के फ्लीट को कहते हैं, यानी कि फ्लीट नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं। तो जब भी आपकी वेयर हाउस मैनेजमेंट यानी कि लॉजिस्टिक, मैं दोनों लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बुक में लॉजिस्टिक लिखा हो तो हम लॉजिस्टिक ही कहेंगे, लेकिन लोगों की कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग है वो बार बार वही होती है कि जी स्टोर या वेयर हाउस मैनेजमेंट। तो फ्लीट मैनेजमेंट आपके पास कितने गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। गाड़ियाँ आपकी जो है वो दो तरह से आप इसको देख सकते हैं। नंबर वन तो कुछ कंपनियाँ जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है आगे फिनिश गुड की, उसके लिए अपना फ्लीट मैनेज करते हैं। अपनी गाड़ियाँ होती हैं जो कि कंपनी की प्रोडक्ट को उठाती हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई कर देती हैं या दुकानदारों को सप्लाई करती हैं। तो जो भी अगर आपका अपना फ्लीट है तो ये एक ऑप्शन है। नंबर दो, आप आउटसोर्स कर सकते हैं। आप किसी भी बड़ी कंपनी से, छोटी कंपनी से, मतलब जितनी गाड़ियाँ आपको ज़रूरत है आप उनसे मंथली रेंट के ऊपर ले सकते हैं, डेली रेंट के ऊपर ले सकते हैं। तो ये फ्लीट मैनेजमेंट है कि आपने जो भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी सप्लाईज़ को कहीं से लाने की या आगे फिनिश गुड को भिजवाने की ज़रूरियात हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए आप
किस तरह से अपनी पॉलिसी बनाते हैं। तो वो दो तरह की पॉलिसी हो सकती हैं कि या तो अपनी कंपनी की गाड़ियाँ खुद ख़रीदें और उसको चलाएं कि जिधर भी ज़रूरत है वहाँ पे वो आपकी सप्लाई को ले जाएं, या फिर आप मार्केट से हायर कर लें और उनको रेंट पे करें और अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो ये डिसीजन करना अब जो लॉजिस्टिक मैनेजर होगा ये उसकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का मिक्स एटीट्यूड रखना चाहिए। क्या हमें सारा फ्लीट अपना रखना चाहिए या सारा फ्लीट आउटसोर्स करना चाहिए, या मिक्स रखना चाहिए, कुछ अपना रखना चाहिए, कुछ मार्केट से लेना चाहिए। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजी हो सकती हैं। तो इसके लिए वही कि आप किस तरह से कॉस्ट को मैक्सिमम सेव कर सकते हैं, तो उस बेस पे आप कोई भी लॉजिस्टिक मैनेजर इसका डिसीजन करेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप अपनी गाड़ियों का फ्लीट मैनेज करते हैं तो वहाँ पे वेयर एंड टियर ज़्यादा होती है, ओवर टाइम ज़्यादा होता है, लोगों की जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उनकी जो ओवरहेड एक्सपेंस है वो ज़्यादा हो जाते हैं, डिले में ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और दूसरी साइड पे अगर आप आउटसोर्स करते हैं किसी भी कंपनी को तो आप उसको ऑर्डरली अपनी बात बनवा सकते हैं। आपने एक लमसम उसको अमाउंट पे कर देनी है और टाइम बता देना। तो अब ये उसका मसला है कि वो इसको किस तरह से हैंडल करता है, कैसे आपके उस टाइम को मीट करते हुए उसको आपके टाइम लिमिट के अंदर चीज़ को उठा के तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिलीवर करता है। तो यहाँ पे आप ट्रबल फ्री हो जाते हैं, आप मेंटली पुरस्कून होते हैं कि जी हमने ये टास्क इस कंपनी को दे दिया तो ये अब पूरा करेगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये कंसिडर की जाती हैं फ्लीट मैनेजमेंट के लिए। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के ऊपर या लॉजिस्टिक मैनेजर की एबिलिटी के ऊपर कि वो खुद हैंडल करना चाहता है या कि कंपनी को सजेशन देता है कि नहीं जी हम आउटसोर्स कर लेंगे। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी एक बड़ा सब्जेक्ट है और इस पर जितना बोला जाए काम है बहुत, और आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन एक जनरल सिंपल सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि किसी भी कंपनी का जो सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा होता है वो इन्वेंट्री के ऊपर खर्च हो रहा होता है। इन्वेंट्री से मुराद है आपके रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं, फिनिश गुड्स भी हो सकती हैं। तो आप जब पीछे जो रॉ मटेरियल वाला स्टोर होगा उसको देखेंगे तो वहाँ पे आपकी जितनी प्रोडक्शन हो रही होती है उसके सब रॉ मटेरियल रेडी स्टॉक में अवेलेबल होते हैं, बल्कि कुछ आगे तक के अरसे के लिए अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अगर आपके सप्लायर का आपसे डिस्टेंस जो है 10 दिन का है तो आप कम से कम 15 दिन का रॉ मटेरियल अपने स्टोर में रखेंगे और उसके बाद हर 5 दिन बाद अगला ऑर्डर देंगे। तो अगला ऑर्डर जब 10 दिन बाद डिलीवर होगा तो पिछला 15 दिन का ख़त्म हो चुका होगा। तो इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाते हुए आप अपनी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसको मैनेज करेंगे कि हमें कितनी इन्वेंट्री को कॉस्ट इफेक्टिवली हम किस तरह से काम करते हुए कम से कम इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन हमारी जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप ना हो। तो उतने रॉ मटेरियल को या उतनी चीज़ें जो रिलेटेड हैं रॉ मटेरियल के, खा वो डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं, तो उनको उतना उस लेवल पे रखें जहाँ पे प्रोडक्शन स्टॉप ना हो और काम चलता रहे। और स्टोर का वॉल्यूम जितना बढ़ेगा, यानी जितनी चीज़ें उसमें ज़्यादा स्टोर होंगी उतनी कंपनी के इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, और जितनी कम होगी उतनी उसकी इन्वेस्टमेंट कम होगी। वेयर हाउसिंग से मुराद है कि वो सारा कुछ जो स्टोर में आ रहा है, जो वेयर हाउस में आ रहा है, उसको आप किस तरह से लुक आफ्टर कर रहे हैं। यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो इन्वेंट्री के रिलेटेड होगी कि आपने को किस आइटम की कितनी क्वांटिटी अपने पास रखनी है। लेकिन वेयर हाउसिंग से मुराद है कि आपने वेयर हाउस को किस तरह से हैंडल करना है, वेयर हाउस को किस तरह से रखना है, किन चीज़ों को जो पेरिशेबल है उनको टेम्परेचर में रखना है, किन चीज़ों को डे लाइट से बचाना है और कूल जगह पे रखना है, किन चीज़ों को ऑर्डनरी प्लेस पे रखना है, किन चीज़ों को ऊपर रखना है, किन को नीचे रखना है। जैसे कि जो लाइट वेट है वो ऊपर होती हैं, स्टेकिंग उनकी जो हैवी वेट होती हैं वो ग्राउंड के ऊपर होती हैं, वगैरह वगैरह।
तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होंगी उसको वेयर हाउसिंग कहा जाएगा कि वेयर हाउस को आपने किस तरह से मैनेज करना है। जैसे अगर आप अपने घर के कमरे को, कपबोर्ड को, किसी अपने ऑफिस में टेबल को सेट करते हैं कि यहाँ पे डेस्कटॉप आएगा,